जग्गी वासुदेव के आश्रम में दर्जनों नाबालिग लड़कियों के साथ क्या हुआ? Say something. What happened to your child? No. They should happen. Just question your children. They have been raped. ईसा फाउंडेशन की मां प्रद्युता ने अपने सीक्रेट ईमेल्स में सदगुरु को ऐसे क्यों कहा कि अगर इन नाबालिग लड़कियों की बात बाहर आई तो आश्रम के लिए अच्छा नहीं होगा। About 36 young women who've been asked, just say you are raped. जग्गी वासुदेव मां प्रद्युता और जग्गी की सबसे क्लोज महिला रही भारती वरदराज की इन इंटरनल ईमेल्स में ऐसा क्या है जो सदगुरु को जेल की सलाखों के पीछे भेज सकता है? क्या सदगुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य के नाम पर नाबालिग लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया? क्या है इन सीक्रेट ईमेल्स की पूरी कहानी, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु देश और विदेश में जिनके लाखों समर्थक हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हॉलीवुड के फेमस एक्टर विल स्मिथ तक अपनी जान पहचान रखते हैं, जिनके पैरों की तस्वीर भी 3000 से ज्यादा रुपए की बिकती है और जो अपने भक्तों में खुद को भगवान शिव की तरह पेश करते हैं। I'm just a footprint of Shiva. If you follow the footprints, you will definitely get to the feet. इंटरनेट पर सदगुरु के पीआर वाली सैकड़ों वीडियोज आपने देखी होंगी, लेकिन आज हम सदगुरु की एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जिसकी कहानी अभी तक बाहर नहीं आई है। ये कहानी है सदगुरु के आश्रम में सैकड़ों नाबालिग लड़कियों के ब्रह्मचारी बनाने के नाम पर किए जाने वाले शोषण की, जिसके ऑफिशियल ईमेल्स हमें हाथ लगे हैं। इन ईमेल्स को मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इन ईमेल्स को मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किया है, इसलिए जो भी इस वीडियो में कहूंगा सबूतों के आधार पर कहूंगा। अपनी कहानी को कहने से पहले मैं आपको यह वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिसमें सदगुरु एक महिला के प्राइवेट पार्ट पर पैर रखते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में खुद सदगुरु इस प्रोसेस को एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी बता रहे हैं, जिससे एक एनर्जी निकलती है। जिस महिला के साथ सदगुरु ये सो कॉल्ड स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि सदगुरु की सबसे क्लोज महिलाओं में से एक भारती वरदराज है। हालांकि हमारी आज की खबर भारती वरदराज की नहीं बल्कि दर्जनों उन नाबालिग लड़कियों की है जिनके साथ ब्रह्मचर्य की दीक्षा के नाम पर, इनिशिएशन के नाम पर सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया। लेकिन जिन ईमेल्स की बात मैं कर रहा हूं, उन्हें समझने के लिए सबसे जरूरी ये जानना है कि आखिर भारती वरदराज कौन है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर यह एस्टेब्लिश करना है कि ऑफिशियली भारती जग्गी की कितनी क्लोज रही हैं। जग्गी वासुदेव के ईसा फाउंडेशन में उनका क्या रोल रहा है। ईसा फाउंडेशन से जुड़ी हुई अरुंधति सुब्रमण्यम ने अपनी सदगुरु की बायोग्राफी लिखी है और सदगुरु की इस बायोग्राफी में भारती का नाम 99 बार आता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारती सदगुरु के कितनी क्लोज रही हैं। जग्गी वासुदेव की इस बायोग्राफी में भारती और सदगुरु के बारे में ऐसी कहानियां हैं जो ये बताने की कोशिश करती हैं जैसे सदगुरु और भारती का पिछले जन्मों का नाता है। 1993 में जब जग्गी वासुदेव ने ईसा योग केंद्र की स्थापना की, तब से अब तक भारती जग्गी के साथ रही हैं। अब हैं या नहीं हैं इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन यह सच है कि भारती की जग्गी वासुदेव के साथ निजता के कारण ही उन्हें ईसा फाउंडेशन से जुड़े अलग अलग संस्थानों का डायरेक्टर बनाया गया। 2005 में बनाई गई ईसा फाउंडेशन एजुकेशन कोयम्बटूर, जिसमें जग्गी वासुदेव भी ट्रस्टी बने थे, उसमें सदगुरु ने भारती को भी ट्रस्टी बनाया। इस ट्रस्ट डीड की पीडीएफ में आप जग्गी और भारती दोनों के नाम देख सकते हैं। कंपनी चेक वेबसाइट पर भारती वरदराज की प्रोफाइल चेक करने पर पता चलता है कि वे ईसा फाउंडेशन से जुड़ी करीब 6 कंपनियों जैसे त्रिशूल शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, ईसा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, ईसा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, त्रिशूल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड, ईसा क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ईसा इंस्टीट्यूट ऑफ इनर साइंसेज में भी डायरेक्टर रही हैं। ईसा एजुकेशन नाम की संस्था की एक पीडीएफ में भी देखा जा सकता है कि इस संस्था के फाउंडर जग्गी वासुदेव हैं और भारती इस संस्था के ट्रस्टियों में से एक है। साफ है भारती वरदराज जग्गी वासुदेव की काफी क्लोज हैं और ये हमने ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर प्रूव किया है। अब आते हैं मां प्रद्युता नाम की दूसरी सन्यासिन पर। ईसा एजुकेशन संस्थान की साल 2017 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार मां प्रद्युता ईसा एजुकेशन की ट्रस्टी रही हैं। ईसा एजुकेशन की इस एनुअल रिपोर्ट में इस संस्था की बोर्ड मीटिंग्स का भी जिक्र है, जिसमें आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि साल 2016 में मां प्रद्युता और जग्गी वासुदेव की करीबी भारती वरदराज ने ईसा एजुकेशन की बोर्ड मीटिंग्स में
कई बार भाग लिया है। ईसा एजुकेशन की ये रिपोर्ट बताती है कि मां प्रद्युता ईसा एजुकेशन संस्था की करस्पॉन्डेंट है। ऊपर की जानकारी हमने ये इस्टेब्लिश करने के लिए बताई ताकि आप ये जान सकें कि मां प्रद्युता और भारती वरदराज दोनों ही जग्गी वासुदेव की करीबी रही हैं, खासकर भारती वरदराज। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। 16 मई 2017 के दिन मां प्रद्युता ने ईसा फाउंडेशन की अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से जग्गी वासुदेव को एक इंटरनल ईमेल भेजा। इस ईमेल में मां प्रद्युता ने सदगुरु से ब्रह्मचर्य के लिए तैयार की जाने वाली नाबालिग लड़कियों के एक बैच के बारे में कुछ चीजें शेयर की। मां प्रद्युता ने अपने इस ईमेल में लिखा है, नमस्कार सदगुरु, हमें 2 बैच के अनुभवों से लग रहा है कि मौन रहने के 60 दिनों के समय में बच्चों को सुबह 3 बजे जगाना बहुत मुश्किल काम है। इस कारण वे सूर्य नमस्कार और अन्य आसनों के दौरान गिर पड़ते हैं। वे इतने थके होते हैं कि दिन में जब वे सिद्धासन करते हैं तो वे सो जाते हैं। चाहे वे सूर्य कुंड में कितनी ही बार डुबकी लगा लें या अपने बालों को गीला कर लें, वे जितना भी जागने की कोशिश करते हैं उतना ही वे टिक नहीं पाते। एक समय के बाद वे हार मान लेते हैं क्योंकि नींद ही इतनी तेज आती है। इसलिए क्या हम इन्हें 4:30 बजे जगाना शुरू कर दें और उसी के अनुसार शेड्यूल बना लें। मां प्रद्युता सदगुरु को लिखे इस इंटरनल ईमेल में दूसरा मुद्दा उठाते हुए लिखती हैं, दीक्षा के दौरान लड़कियों को ऊपर के कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है ताकि रीढ़ की हड्डी नग्न रहे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मुझे इसे लेकर डाउट है। मुझे लगता है कि इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये नाबालिग यानी कि माइनर लड़कियां हैं। वे कितनी भी आज्ञाकारी क्यों ना हो, हम उन सभी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वे इसे गुप्त रखेंगी यानी सीक्रेट रखेंगी या इस बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगी। लड़कियां होने के नाते उनकी ये प्रवृत्ति होगी कि वे इसे अभी न सही तो कभी बाद में अपने माता पिता या किसी करीबी टीचर के साथ जरूर शेयर करेंगी। साथ ही वे यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हैं बल्कि अपने माता पिता की वजह से यहाँ हैं और माता पिता को इसकी जानकारी नहीं है। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इसे एडल्ट और शायद इन बच्चों द्वारा भी पूरी तरह से अलग तरीके से समझा जा सकता है। हमने ये भी देखा है कि जब हम उन्हें दीक्षा से पहले ये करने के लिए कहते हैं तो उनके चेहरे का भाव बदल जाता है और उनके पास हम में से किसी के भी साथ इस पर चर्चा करने का कोई तरीका नहीं है। साथ ही वे बड़ी लड़कियां हैं और चाहे कितना भी समझाया जाए वे इन चीज़ों के बारे में सोचने लगती हैं। इसके अलावा अगर चीज़ें नेगेटिव हो गई तो ये संस्थान के लिए काफ़ी रिस्की होगा और जिस तरह के आजकल के पेरेंट्स हैं वे अंडरस्टैंडिंग या कमिटमेंट के मामले में पहले बैच के पेरेंट्स की तरह नहीं हैं। इसलिए अब से ये बेहतर होगा कि लड़कियों को उनके ऊपरी शरीर को ढककर ही दीक्षा दी जाए। मां प्रद्युता के इस ईमेल से पता चलता है कि सदगुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य की दीक्षा के नाम पर यानी कि इनिशिएशन के नाम पर नाबालिग लड़कियों के कपड़े उतरवाए जा रहे थे। उनसे कहा जाता था कि वे चेस्ट से ऊपर के कपड़े उतार कर आएं। दूसरा, नाबालिग लड़कियों के माता पिता को भी इसकी कोई खबर नहीं दी गई, उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई थी कि उनकी बच्चियों के साथ ये किया जा रहा है, वो भी स्पिरिचुअलिटी के नाम पर। तीसरा, इस ईमेल में यह भी साफ है कि नाबालिग लड़कियां कपड़े उतारे जाने वाली प्रक्रिया से कंफर्ट नहीं है, खुश नहीं है। मां प्रद्युता ने खुद ही लिखा है कि ऐसा करवाने पर लड़कियों के मुंह उतर जाते थे। इसलिए मां प्रद्युता ने सदगुरु से 2 परमिशन मांगी, एक लड़कियों की दीक्षा कपड़ों में कवर करके ही करवाई जाए और दूसरा 60 दिन के मौन टाइम पीरियड में उन्हें 3 बजे जगाने के बजाय 4:30 बजे जगाया जाए। नाबालिग लड़कियों के द्वारा ये बात बाहर न बता दी जाए, इसलिए ही मां प्रद्युता ने सदगुरु को ये बात इंटरनल ईमेल से बताई, जिस पर सदगुरु ने लिखा यस टू बोथ यानी दोनों चीज़ों के लिए हाँ। जिन सूत्रों से हमें ये ईमेल मिला उनके द्वारा ये दावा किया गया कि ये ईमेल chamundi333@gmail.com सदगुरु द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, जिस तरह ईसा फाउंडेशन की मां प्रद्युता ने अपने ईमेल को सदगुरु के नाम से संबोधित किया है, इससे भी ये पता लगता है कि इस ईमेल को सदगुरु ही चला रहे थे। फिर भी हम ये काम जांच एजेंसियों पर छोड़ते हैं कि वे ये पता लगाएं कि आखिर सदगुरु के आश्रमों में क्या हो रहा है और ये ईमेल सदगुरु का ही है या किसी और का है, क्योंकि सबूत के तौर पर हम कम से कम 2 ऑफिशियल ईमेल आईडी की ईमेल्स यहां दे रहे हैं, एक भारती का ईमेल और दूसरा मां प्रद्युता का ईमेल। तीसरा ईमेल जिसे मां प्रद्युता ने सदगुरु के नाम से संबोधित किया है, इसलिए इसके जांच की जिम्मेदारी का काम हम अपने आप पर नहीं रखते बल्कि जांच एजेंसियों पर छोड़ते हैं। इन इंटरनल ईमेल्स को पढ़ने से पता चलता है कि सदगुरु से यस टू बोथ जवाब मिलने के बाद मां प्रद्युता ने इस ईमेल को जग्गी वासुदेव की करीबी भारती वरदराज को फॉरवर्ड कर दिया। आगे भारती और मां प्रद्युता की बातचीत से पता चलता है कि मां प्रद्युता और भारती वरदराज के बीच इस बारे में पहले से ही बातचीत हो चुकी थी और भारती के कहने पर ही मां प्रद्युता ने सदगुरु को ये ईमेल किया था, जिसका जवाब मिलने के बाद ही मां प्रद्युता ने भारती को ये ईमेल फॉरवर्ड किए थे। मां प्रद्युता भारती वरदराज को ये ईमेल
ईमेल फॉरवर्ड करते हुए लिखती हैं, नमस्कार अक्का, नीचे ईमेल की बातचीत आपके रेफरेंस के लिए भेज रही हूँ। मुझे माफ़ करें, मुझे लगा था कि आपको पहले से ही इसकी जानकारी है और इसी कारण मैंने उस दिन चर्चा के दौरान आपको बताया था। खैर, मैं खुश हूं कि मैंने इस मुद्दे को फिर से उठाया, क्योंकि मेरे लिए इस मुद्दे को सदगुरु के सामने दोबारा प्रेजेंट करने में और अधिक क्लैरिटी और कन्विक्शन था और इससे एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला। इस ईमेल से ये पता चलता है कि मां प्रदत्ता ने सदगुरु से पहले भी इसके बारे में बातचीत की थी और अपना कंसर्न जताया था और बाद में भारती के कहने पर उन्होंने सदगुरु को दोबारा ऑफिशियल ईमेल से मेल किया है। मां प्रदत्ता के इस ईमेल के जवाब में भारती ने अपने ईसा फाउंडेशन के ऑफिशियल ईमेल से लिखा कि नमस्कारम मां, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि यंग लड़कियों को उनके बाल ब्रह्मचारी दीक्षा के लिए यानी इनिशिएशन के लिए मंदिर में बिना ऊपरी वस्त्रों के आने के लिए कहा जा रहा है। ये पूरी तरह अस्वीकार्य है, अनएक्सेप्टेबल है। मैं आभारी हूं कि आपने सदगुरु से इस विषय पर बात की और इसे रोका। प्लीज आगे से इंश्योर करें कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। यहाँ सवाल यह उठता है कि दीक्षा का प्रोग्राम किस गुरु के सामने किया जा रहा था? क्या ये गुरु सदगुरु ही थे? आखिर सदगुरु के आश्रम में सदगुरु के अलावा और कौन इनिशिएशन करता है? इसलिए शक की पहली उंगली तो सदगुरु की तरफ ही जाती है। अगर दीक्षा देने वाले सदगुरु नहीं हैं तो कौन है? अगर मां प्रदत्ता जिसे सदगुरु कहकर संबोधित कर रही हैं और वे सदगुरु ही हैं, तो इससे यह भी साफ होता है कि इनिशिएशन प्रोग्राम भी सदगुरु ही कर रहे होंगे, क्योंकि अगर कोई अन्य लड़कियों को बिना कपड़ों के बुलाकर इनिशिएशन करता तो सदगुरु पक्का उस पर सवाल तो उठाते, थोड़े आश्चर्यचकित होते, कोई प्रश्न करते। जिस तरह सदगुरु ने मां प्रदत्ता की रिक्वेस्ट पर सिर्फ यस टू बोथ लिखा, यानी दोनों चीजों के लिए हाँ लिखा, उससे यह आशंका प्रबल होती है कि इनिशिएशन भी संभवतः सदगुरु ही कर रहे थे। अगर सदगुरु नहीं थे और कोई था तो सदगुरु ने सवाल क्यों नहीं उठाया, एक्शन क्यों नहीं लिया? नाबालिग लड़कियों को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने वाले को माफ नहीं किया जा सकता, चाहे वे सदगुरु हों या सदगुरु के आश्रम के कोई और गुरु हों। पॉक्सो एक्ट 2012 यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के अनुसार ये क्राइम में आता है। पॉक्सो एक्ट 2012 के सेक्शन 11 के अनुसार अगर कोई 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अपना शरीर दिखाने के लिए कहता है तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है, जिसमें 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। सवाल यहाँ पर यह भी है कि दर्जनों लड़कियों के साथ किए गए इस सेक्सुअल क्राइम के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या भारती और मां प्रदत्ता से पूछा जाएगा कि क्राइम सिर्फ कपड़े उतारने तक ही सीमित रहा है या नाबालिग लड़कियों के बॉडी पार्ट से भी छेड़छाड़ की गई है? जैसा कि हमने सदगुरु की शुरुआती वीडियो में देखा, क्या नाबालिग लड़कियों के साथ भी ऐसा ही किया गया? जग्गी वासुदेव के स्कूलों या आश्रमों में काम करने वाले लोगों द्वारा बच्चियों के साथ सेक्सुअल क्राइम की ये पहली खबर नहीं है, बल्कि और भी कई खबरें रही हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। कमाल की बात यह रही कि पीड़ितों ने तो यह भी आरोप लगाए कि जग्गी वासुदेव को इन क्राइम्स के बारे में सूचित भी किया गया, मगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही पुलिस को सूचित किया, जिससे ये मामले आश्रम के अंदर ही दब गए। इन सब मामलों को हम डिटेल में इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सितंबर 2024 में कोयम्बटूर पुलिस ने ईसा फाउंडेशन से जुड़े एक डॉक्टर को अरेस्ट किया। इस डॉक्टर पर आरोप था कि उसने एक मेडिकल कैंप के दौरान आदिवासी समाज की 12 लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। 17 अक्टूबर 2024 के दिन ईसा फाउंडेशन से जुड़े 2 फॉर्मर एम्प्लॉइज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि ईसा फाउंडेशन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूजर्स के लिए एक हब बन चुका है। ईसा होम स्कूल की फैकल्टी रही यामिनी रागनी ने आरोप लगाया कि ईसा होम स्कूल में पढ़ने वाले उनके नाबालिग लड़के के साथ 2019 में सेक्सुअल एब्यूज हुआ है। यामिनी ने कहा कि जब उनका बेटा कोविड में घर आया तब उन्हें इस सेक्सुअल एब्यूज के बारे में पता चला। हमें लगा कि शायद ये अकेला मामला होगा और सदगुरु को इस बारे में कुछ नहीं पता होगा। इसके बाद हमने स्कूल के मैनेजमेंट को मल्टीपल कंप्लेंट्स की, लेकिन मैनेजमेंट हमें गुमराह करता रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यामिनी ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को एक अमीर परिवार से आने वाले लड़के ने मोलेस्ट किया था। जब हमने मैनेजमेंट से पूछा कि क्या इसके बारे में सदगुरु को पता है, तो उन्होंने कहा कि सदगुरु को सूचित कर दिया गया है और उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। जब मैंने पूछा कि किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो उन्होंने बताया कि सदगुरु ने कहा है कि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, हमें रिफॉर्म्स पर फोकस करना चाहिए। यामिनी के अनुसार मैनेजमेंट ने उन्हें अश्योर किया कि आरोपी लड़के को अब स्कूल में नहीं रखा जाएगा, उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन बाद में उस लड़के को स्कूल में दोबारा आने दिया गया क्योंकि वह अमीर घर से आता है। यामिनी ने आगे कहा कि जब मैंने उन्हें दोबारा कहा कि वो उस लड़के को कैसे अलाउ कर सकते हैं जो मेरे और बाकी बच्चों के लिए खतरा है, इस पर उन्होंने कहा कि उसे सदगुरु ने खुद भेजा है।
यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर जब सदगुरु और ईसा स्कूल के मैनेजमेंट को पता था कि एक बच्चे के साथ सेक्सुअल एब्यूज हुआ है तो उन्होंने पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया। पॉक्सो एक्ट 2012 के सेक्शन 19 के अनुसार जिस भी व्यक्ति या संस्थान के किसी हेड को पॉक्सो एक्ट के अंदर होने वाले अपराध की जानकारी है, उसे पता है कि इस तरह का कोई अपराध हुआ है, तो उसे लोकल पुलिस को सूचना देनी अनिवार्य है। पॉक्सो एक्ट 2012 के सेक्शन 21 के अनुसार ऐसा न करने पर उस व्यक्ति को 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन इस केस में ना तो जग्गी वासुदेव ने और ना ही कॉलेज के मैनेजमेंट ने लोकल थाने को इस सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में इन्फॉर्म किया, जो कि पॉक्सो एक्ट का खुला उल्लंघन है। यामिनी और उनके पति ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सीक्रेट ईमेल्स का भी जिक्र किया, जिनके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया है कि कैसे नाबालिग लड़कियों को दीक्षा के नाम पर, इनिशिएशन के नाम पर बिना कपड़े उतार कर आने के लिए मजबूर किया गया, जबकि वे कंफर्टेबल भी नहीं थी। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यामिनी ने इन ईमेल्स को नहीं दिखाया, लेकिन बाद में तमिल पत्रकार नखीरन ने इन ईमेल्स को अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाया था, लेकिन उनकी भाषा तमिल में थी। यामिनी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे अमेरिकी इंडियन पेरेंट्स की बच्ची के साथ ईसा स्कूल में हुए रेप के बारे में भी बताया। इस पीड़ित लड़की का नाम हम यहां पर रेखा मान लेते हैं, क्योंकि हम पीड़िता का नाम नहीं ले सकते। रेखा की मां ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोन पर अपनी बात रखी। रेखा के साथ साल 2008 में ईसा स्कूल के पीटी टीचर द्वारा लगातार किया गया था, जब उसकी उम्र मात्र 8 साल थी। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैंने रेखा के पेरेंट्स से बात की। वे अमेरिका में रहते हैं, हालांकि हैं वे भारतीय, लेकिन फिलहाल वे अमेरिकी सिटीजन हैं। रेखा के पेरेंट्स ने मुझे बताया कि वे 2 साल पहले तक सदगुरु के भक्त थे और अभी अमेरिका से ही उन्होंने ऑनलाइन FIR कराने की कोशिश की है, लेकिन तमिलनाडु पुलिस अभी ऑनलाइन FIR दर्ज नहीं कर रही है, इसलिए वे जल्द ही अमेरिका से इंडिया आकर इसी महीने FIR लिखाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने मुझे शिकायत पत्र की वो कॉपी मुझे भेज दी जो उन्होंने तमिलनाडु पुलिस को ऑनलाइन भेजी थी। इस शिकायत पत्र में रेखा ने अपनी आप बीती लिखी है। उन्होंने लिखा है, मैं साल 2008 और 10 के बीच कोयम्बटूर के ईसा होम स्कूल में पढ़ती थी। उस वक्त मेरी उम्र मात्र 7-8 साल थी। मैं हॉस्टल के गुलाब घर में रहती थी, जिसमें 12 लड़के और 12 लड़कियों का बेड था। अपनी सेकंड ईयर के शुरुआती में एक दिन मेरी कोई क्लास नहीं थी, इसलिए मैं मेन हाउस के बाहर अकेले खेल रही थी। इस दौरान ही पीटी टीचर ने आकर मुझे कहा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, और फिर मुझे परफॉर्मेंस हॉल में साथ आने के लिए कहा, जहां उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरे मुंह को दबोच दिया। मैं दर्द और ट्रॉमा से रो रही थी। इसके आगे की डिटेल्स सेंसिटिव हैं, इसलिए हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। रेखा के इस शिकायत पत्र के अनुसार पीटी टीचर ने उसे धमकाया और कहा कि वह इस बारे में किसी को न बताए। इसके बाद आए दिन जब भी उसे मौका मिलता वो परफॉर्मेंस हॉल की तरफ ले जाता और बार बार करता। रेखा लिखती है कि इस दौरान मैंने चाहा कि मुझे मौत आ जाए। पीटी टीचर मुझसे हर दिन एक्स्ट्रा दौड़ने के लिए कहता था, जबकि मुझे अस्थमा था। मैं अधिक नहीं भाग सकती थी, दौड़ नहीं कर सकती थी, सांस फूलती थी। जब मैं बुरी तरह थक जाती थी या सांसें फूलने लगती तो वो मुझे इसी बहाने मैदान से अलग ले जाता और फिर करता। इन सबसे बचने के लिए मैं क्लास अवॉइड करने की कोशिश करती, बीमारी का बहाना बनाती। मैंने वहां हिंट देने की कोशिश भी की कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। मेरे टीचर्स ने भी मुझसे बात नहीं की। कुछ दिन बाद मेरे पिता USA से आए और उन्होंने समझा कि मैं होम सिक हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं घर ले चलूँ, तो मैंने ये मौका नहीं छोड़ा। USA आने के बाद मैं इस ट्रॉमा को अकेले सह रही थी। USA में अपने मिडिल स्कूल की पढ़ाई के दौरान मैंने अपनी माँ को बताया कि ईसा स्कूल में मेरे साथ छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन मैंने पूरी कहानी नहीं बताई, मेरे साथ हुआ था। रेखा के शिकायत पत्र के अनुसार रेखा की मां ने इस बारे में जग्गी वासुदेव को बताने के लिए सदगुरु के पर्सनल असिस्टेंट सेंथिल कनियप्पन से बात की। सेंथिल ने सदगुरु से बात की और रेखा के पेरेंट्स को कहा कि सदगुरु 19 अप्रैल से 21 अप्रैल 2013 के बीच अटलांटा में यानी अमेरिका में मेगा इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम करने वाले हैं। सेंथिल ने रेखा की मां से कहा कि रेखा भी सदगुरु के इस कार्यक्रम को अटेंड कर ले, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम से मेंटली बाहर आ सके, हील कर सके। जब सदगुरु इन प्रोग्राम्स के लिए अमेरिका आए तो रेखा के पेरेंट्स ने उसे सदगुरु के इन प्रोग्राम्स को अटेंड करने के लिए भेज दिया। रेखा अपनी शिकायत पत्र में लिखती हैं कि भाव स्पंदन प्रोग्राम के दौरान हमें अपनी बुक्स में अपनी स्टोरीज लिखनी थी। मैंने एक अमेरिकन महिला को अपने साथ हुई दर्दनाक घटना को शेयर किया, जिसने मुझसे कहा कि मुझे सीधे सदगुरु को ही इस घटना के बारे में बताना चाहिए। इसके बाद मैं सीधे सदगुरु के पास गई और उन्हें अपने साथ ईसा स्कूल में हुई इस घटना के बारे में बताया, जिस पर सदगुरु ने सिंपली कहा, ड्रॉप इट एट माई फुट एंड आई विल टेक केयर ऑफ
इट, यानी इस मामले को मेरे चरणों में डाल दो, मैं इसे देख लूंगा। रेखा अपने शिकायत पत्र में बताती हैं कि इसके बाद मुझे बहुत बुरा फील हुआ, लेकिन अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए मैंने झूठ बोल दिया कि मैं अब खुश हूं, लेकिन मैं अभी भी अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रही हूं। लेकिन मैं अपने माता पिता को इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो सदगुरु के भक्त थे। मैं पिछले कई सालों से थेरेपी ले रही हूं ताकि अपने फ्रस्ट्रेशन निकाल सकूं और उसे शेयर कर सकूं। साल 2023 में मैं ग्रेजुएट हो गई। इसके बाद मैंने नवंबर 2023 में अपने नाना नानी से मिलने का प्लान बनाया। इस दौरान मैं बोस्टन में रह रही अपनी मौसी से मिलने गई, जिनके मेरी उम्र के ही इकलौते बेटे ने कुछ समय पहले ही सुसाइड कर ली थी। वो काफ़ी डिप्रेस्ड थी और रो रही थी। उनकी दशा मेरे जैसी ही थी, इसलिए मैंने उन्हें अपने साथ ईसा स्कूल में हुई घटना को शेयर कर दिया और कहा कि वो मेरे पेरेंट्स को इस बारे में ना बताएं। लेकिन जब मैं इंडिया आ गई तब मेरी मौसी ने मेरी माँ को सारी बातें बता दी। इसके बाद मेरी माँ ने सदगुरु के पर्सनल असिस्टेंट सेंथिल कन्हैयप्पन को कॉल किया और सदगुरु से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा। इस पर उन्होंने कहा कि वे कल बताएंगे। बाद में कई कॉल्स करने के बाद सेंथिल ने कहा कि सदगुरु के पास अभी टाइम नहीं है, वे बिजी हैं और जल्द ही इंडिया वापस जाने वाले हैं, और फोन रख दिया। रेखा अपने शिकायत पत्र में लिखती हैं कि इसके बाद उन्होंने मेरे पेरेंट्स को हैरेस करना शुरू कर दिया। मेरे पिता सदगुरु के बहुत बड़े फॉलोअर थे। उन्होंने सदगुरु को 4 बाइकें भी गिफ्ट की थीं, जिन पर सदगुरु दुनिया घूमते हैं। मेरे साथ हुई घटना को जानने के बाद ही मेरे पेरेंट्स सदगुरु के ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आए। मैं अभी भी अपने बचपन में हुई घटना से ट्रॉमा में हूँ, साथ ही इस बात से भी कि जिस आदमी को हम भगवान मानते थे उसने हमारी कोई मदद नहीं की। मैं ये कंप्लेंट इसलिए दे रही हूँ ताकि पीटी टीचर को सजा मिल सके और बाकी बच्चों को उससे बचाया जा सके। मैं किसी भी कोर्ट और जांच में सहयोग देने के लिए तैयार हूं। रेखा ने यह कंप्लेंट 3 जनवरी 2025 के दिन लिखी है, लेकिन अभी तक तमिलनाडु पुलिस ने इस कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज नहीं की है। रेखा की कहानी हो या यामिनी के पीड़ित बेटे की, या दीक्षा के नाम पर दर्जनों लड़कियों के कपड़े उतारने पर मजबूर करने की घटना हो, इन सभी घटनाओं में ये कॉमन है कि जग्गी वासुदेव को इन सब घटनाओं के बारे में सूचना मिली, लेकिन उन्होंने इन मामलों पर ध्यान देने के बजाय कोई एक्शन नहीं लिया। तमिलनाडु पुलिस ने हाल ही में यामिनी के पीड़ित बेटे के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। रेखा की एफआईआर अभी बाकी है, कार्रवाई कब होगी ये मालूम नहीं। इसके पहले सितंबर 2021 में कोयम्बटूर के ईसा फाउंडेशन में योगा कैंप करने गई एक लड़की ने भी दिल्ली के साकेत में रेप की रिपोर्ट लिखाई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये एफआईआर कोयम्बटूर पुलिस को भेज दी थी। इसके बाद कोयम्बटूर पुलिस दिल्ली आई और पीड़िता के परिवार से मिली और बयान लिए। बाद में लड़की ने अपनी शिकायत वापस ले ली और इस तरह ये केस पीछे चला गया। इसके पीछे लड़की ने मुझे कारण बताया कि उसे ऐसा लगता था कि उसे न्याय तो मिलेगा नहीं, उल्टा उसकी मेंटल हेल्थ और अधिक खराब होगी, इसलिए उसने ये केस वापस ले लिया था। ईसा फाउंडेशन के मिले इन इंटरनल ईमेल्स को लेकर हमने ईसा फाउंडेशन से संपर्क किया और उनका साइड मांगा कि इन इंटरनल ईमेल्स पर उनका क्या कहना है। इस पर ईसा फाउंडेशन ने जवाब दिया कि ये ईमेल पूर्णतः फैब्रिकेटेड हैं और झूठे हैं और ये ईसा फाउंडेशन को बदनाम करने का एक सोचा समझा प्रयास है। ईसा फाउंडेशन के जवाब को आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इसे लेकर मैंने जवाब दिया कि मैंने खुद जीमेल पर इन ईमेल्स को जांचा है, इन ईमेल से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मैंने ये भी कहा कि ये ईमेल्स ओरिजिनल हैं और खुद ईसा फाउंडेशन के ओरिजिनल ईमेल से किए गए हैं। मैंने ये भी पूछा कि क्या आपने मां प्रदोता या भारती से इसके बारे में पूछा है, अगर हाँ तो उन्होंने क्या जवाब दिया। इस सवाल का ईसा फाउंडेशन ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी वही बात दोहराई कि ये ईमेल्स फैब्रिकेटेड हैं और सदगुरु को बदनाम करने की साजिश है। ईसा फाउंडेशन ने मुझे ये भी चेतावनी दी कि अगर मैं इन ईमेल्स को पब्लिकली पब्लिश करूंगा तो वे मुझ पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और मानहानि का केस करेंगे। इंटरनल ईमेल्स का मामला काफी सीरियस है, जिसमें ब्रह्मचर्य के नाम पर लड़कियों के कपड़े उतारने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। सदगुरु के आश्रम में कौन सा बाबा ऐसी दीक्षा दे रहा है या खुद सदगुरु ऐसी कौन सी दीक्षा दे रहे हैं जिसमें लड़कियों को कपड़े उतारने पर मजबूर किया जा रहा है। इसकी सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी गई? क्या तमिलनाडु सरकार और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और केंद्र सरकार सदगुरु के आश्रम में हुए मास सेक्सुअल हैरेसमेंट की आशंका जताने वाले इन इंटरनल ईमेल्स की जांच कराएगी? ये संभव है कि समाज और सदगुरु के इन्फ्लुएंस के कारण ये पीड़ित महिलाएं सामने ना आए, समाज के डर के मारे ना आए, शर्म के मारे ना आए, लेकिन अपराधियों को केवल इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि पीड़ित सामने नहीं आ रहे। अगर तमिलनाडु पुलिस ठीक से जांच करेगी तो सदगुरु के आश्रम के और भी सच सामने आएंगे और पीड़िताओं को न्याय मिल सकेगा। इन इंटरनल ईमेल्स की पीडीएफ आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मैंने इन इंटरनल ईमेल्स से एक बड़ी लीड दी है। आगे का काम जांच एजेंसियों का है, पुलिस का है और कोर्ट का है। जग्गी वासुदेव के ईसा फाउंडेशन के इन इंटरनल ईमेल से आपको क्या लगता है?
क्या सरकार इन ईमेल्स की जांच कराएगी या जग्गी वासुदेव को सरकार हाथ भी नहीं लगाएगी? इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर पहली बार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे कहूंगा कि आप हमारी बाकी वीडियोस भी देखें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और इस तरह की वीडियो लाने में हमें और मदद मिलती है। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।